नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। मेरा नाम है कीर्ति पंकज सरंगी एंड इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स के बारे में, जिसे कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। आपको तो इंडिया का अग्रेरियन क्राइसिस के बारे में पता ही होगा कि इंडिया में 2 वक्त की रोटी के लिए भी फार्मर्स स्ट्रगल करता है। तो फार्मर्स के पर्सपेक्टिव में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड करेंट सिनेरियो में भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में भी एग्रीकल्चरल सेक्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये टॉपिक हमें वैसे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो चलते हैं आगे, शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। और एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप इन लेक्चर्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और हमें मोटिवेटेड करते रहिए ताकि हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स बनाते रहें, आप तक लाते रहें और आप इनको यूज कर सकें आपके एग्जाम्स के रिजल्ट को एनहांस करने में। पहले देख लेते हैं इसकी फॉर्मेशन के बारे में। ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था ऑन नवंबर 18, 2004 को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन, जिन्हें कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया बोला जाता है। एंड वो 5 रिपोर्ट सबमिट किए थे थ्रू द पीरियड ऑफ 2004 टू 2006। ये आज भी उतना ही रिलेवेंट है। आप मत समझो कि ये 2004 और 2006 का रिपोर्ट है तो आज रिलेवेंट नहीं है। आगे आगे आप पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलेगा। ये फार्मर के पर्सपेक्टिव से एंड पॉलिसी मेकिंग के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें जो की इश्यूज रेज किए गए थे, जैसे कि फार्मर सुइसाइड, लैंड रिफॉर्म्स, इरिगेशन, क्रेडिट एंड इंश्योरेंस, फूड सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिविटी, फार्मर कॉम्पिटिटिवनेस, ये आज भी उतने ही रिलेवेंट है जितने उस टाइम रिलेवेंट थे। एंड होलिस्टिक नेशनल पॉलिसी ये रेकमेंड करता था। तो आज भी आप सुनते होंगे कि फार्मर्स हो जाएं या फिर गवर्नमेंट्स हो जाएं, ये सारे बात करते हैं एम.एस. स्वामीनाथन रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एमएसपी इनके रिपोर्ट के तहत लागू करने के लिए। तो ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ अंत तक। उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं कि एम.एस. स्वामीनाथन कितने बड़े पर्सनालिटी थे, लिविंग लेजेंड बोला जाता था उनको। तो चलिए बात करते हैं। मैं बता दूं आपको, जब 1960 के दशक में इंडिया फूड डेफिसिट में जा रहा था, फूड ग्रेन्स नहीं थे इंडिया में, लोग भूखमरी से मर रहे थे, तब एम.एस. स्वामीनाथन ही वही साइंटिस्ट थे जो इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आए थे। इसीलिए उनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया बोला जाता है। ये पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, द महात्मा गांधी प्राइज यूनेस्को द्वारा जो दिया जाता है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड, ये सब कुछ पा चुके हैं। एंड एशिया के जो 20 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन है 20th सेंचुरी के, उसमें उनका नाम आता है। एंड इंडिया में ये महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर के बाद 3rd इन्फ्लुएंशियल पर्सन हैं। तो आप समझ सकते हो कितने बड़े पर्सनालिटी हैं ये। एंड इनको द फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी भी बोला जाता था एंड यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी इनको डिस्क्राइब किए थे, ए लिविंग लेजेंड हु विल गो इनटू द अनल्स ऑफ हिस्ट्री एज ए वर्ल्ड साइंटिस्ट ऑफ रेयर डिस्टिंक्शन। तो बहुत सारे इंटरनेशनल नेशनल फोरम ऐसे थे जिनके ये चेयरमैन थे या फिर एडवाइजर थे। मैं इनके बारे में जितना भी बोलूँ आपको बहुत कम होगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि इनके रिपोर्ट में क्या क्या की फाइंडिंग्स थे। ये रिपोर्ट सजेस्ट कर रहा था फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ फॉर फार्मर्स एंड इसको 11th 5 ईयर प्लान में इंक्लूड करने के लिए रिकमेंडेशन थे, लेकिन अब तो 5 ईयर प्लान काम ही नहीं कर रहा है। 2006 में काम कर रहा था, अभी नीति आयोग काम कर रहा है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जो 5 ईयर प्लान किस कंट्री से हम अडॉप्ट किए थे, फ्रॉम विच कंट्री वी हैव अडॉप्टेड द 5 ईयर प्लान स्कीम। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चर एज ए प्रोफेशन, फार्मर्स कमिटिंग, सुइसाइड, एग्रीरियन क्राइसिस, ये सब के ऊपर इस कमिटी में सजेशंस आए थे। एक एक करके बात करेंगे। तो पहला बात करेंगे हम लैंड रिफॉर्म के बारे में। इस रिपोर्ट के तहत बोला गया था, लैंड रिफॉर्म्स आर नेसेसरी टू एड्रेस द बेसिक इश्यूज ऑफ एक्सेस टू लैंड फॉर बोथ क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक। अगर फार्मर के पास लैंड नहीं होगा तो वो अपना फसल उपज कहाँ पे करेगा एंड स्टॉक कहाँ पे करेगा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया में जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनके पास 0 to 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड होता है वो 86% हैं। जो सेमी मीडियम एंड मीडियम फार्मर्स हैं जिनके पास 2 to 10 हेक्टर्स ऑफ लैंड होता है वो 13% है। एंड जो कि जमींदार टाइप के फार्मर्स होते हैं, लार्ज फार्मर्स होते हैं, उनके पास 10 हेक्टर से भी ज़्यादा जमीन होता है, वो ओनली कॉन्स्टिट्यूट 0.6% ऑफ द टोटल फार्मर्स। तो ये बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है फार्मर्स के बीच में।
एंड इसमें बोला गया था 1991-92 में जो बॉटम हाफ ऑफ द फार्मर्स हैं उनके पास ओनली 3% ऑफ द टोटल लैंड है, एंड जो टॉप 10% ऑफ द फार्मर्स हैं उनके पास 54% ऑफ द टोटल लैंड है। तो ये आप डिस्क्रिमिनेशन देख सकते हो, 1991-92 का रिपोर्ट है, लेकिन अभी तक कुछ चेंज हुआ होगा, लेकिन कितना चेंज हुआ होगा कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट्स अभी 2015-16 से निकल नहीं रहे हैं। ये जो रिपोर्ट मैंने आपको दिया है ये 2015-16 का एग्रीकल्चरल सेंसस से रिपोर्ट है, उसके बाद से कोई रिपोर्ट आया ही नहीं है। एंड इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया में एक इन्फोग्राफिक दिया गया है जिसमें बोला गया है नेट एरिएबल लैंड इन द कंट्री वाज 141 मिलियन हेक्टर्स, एंड 1951 में ये 7 करोड़ पीपल के पास था, हाउस होल्ड के पास था, एंड अभी ये 12 करोड़ हाउस होल्ड के पास है। तो आप समझ सकते हो कि जनरेशन गैप में कितना चेंजेस हो रहा है, लैंड डिवीजन हो रहा है। एंड एक एग्जांपल के थ्रू बताया गया था 1996 में एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग पर एक हाउस होल्ड था 1.41 हेक्टर, लेकिन 2011 में ये एवरेज घट के आ गया 1.15 हेक्टर्स में। तो आप समझ सकते हो कितना डिवीजन हो रहा है, लैंड रिफॉर्म हमें कितना चाहिए। तो आगे चलते हैं, कुछ सजेशंस देख लेते हैं। और एक इन्फोग्राफिक दिया गया है, देखिए आप, इंडिया श्रिंकिंग फार्म्स। तो एवरेज फार्म साइज 2 हेक्टर से कम होके 1.41, उससे घट के 2015-16 में 1.08 हेक्टर बन गया है। तो यही मैं समझाने की बात कर रहा था आपको, तो कि हमारा एवरेज लैंड साइज जितना कम होगा हमारा प्रोडक्टिविटी भी उतना कम होगा। इस रिपोर्ट में कुछ सजेशंस दिए गए थे, जैसे कि हमारा जो प्राइम एग्रीकल्चरल लैंड है, फॉरेस्ट है, उसको कॉर्पोरेट सेक्टर को ना दिया जाए फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पजेस। ग्रेजिंग राइट्स को इंश्योर करा जाए, सीजनल एक्सेस दिया जाए हमारे जो ट्राइबल्स हैं उनको फॉरेस्ट में, ताकि वो अपना रोजमर्रा की जो चीज़ें हैं उनको एक्सेस कर पाएँ। दिस रिपोर्ट हैड ऑल्सो सजेस्टेड ए नेशनल लैंड यूज एडवाइजरी सर्विस, जो कि एडवाइस कर सके लोगों को, फार्मर्स को, मेट्रोलॉजिकल डाटा, मार्केटिंग फैक्टर्स डाटा, लोकेशंस, सीजनल स्पेसिफिक बेसिस पे, एंड फार्मर्स को ये एडवाइस कर सके वो कौन से सीड्स यूज़ करें, कौन से क्रॉप यूज़ करें ज़्यादा मुनाफा करने के लिए, ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने के लिए, उनके नियर बाय मार्केट कौन से हैं, मार्केट्स में कौन से चीज़ें ज़्यादा बेचा जा रहा है, ये सारे फैसिलिटीज़ और सारे एडवाइसेस मिल सकेंगे फार्मर्स को। एंड ऑल्सो सजेस्टेड ए मैकेनिज्म टू रेगुलेट द सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड बेस्ड ऑन द क्वांटम ऑफ लैंड, कितना लैंड बेचा जा रहा है, अगर इससे ज़्यादा लैंड बेचा जा रहा है तो इस मैकेनिज्म में रेगुलेट किया जाएगा। नेचर ऑफ प्रपोज्ड यूज, कौन से यूज के लिए बेचा जा रहा है, एंड कैटेगरी ऑफ बायर, जो बायर उसको बाय कर रहा है वो एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए बाय कर रहा है या फिर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए बाय कर रहा है। तो ये सब सजेशंस दिए गए थे, बहुत अच्छे सजेशंस थे, लेकिन इसको आज तक लागू किया ही नहीं गया है। तो आगे चलते हैं, सबसे जो बर्निंग टॉपिक है, सबसे हॉट मुद्दा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, एमएसपी या फिर कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ फार्मर्स। तो इस रिपोर्ट में बोला गया था कॉस्ट कॉम्पिटिटिव किया जाएगा फार्मर कमोडिटीज़ को एंड मोर प्रॉफिटेबल बनाया जाएगा, इसीलिए एक एमएसपी प्रपोज किया गया था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दैट इज 50% अबव द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो फार्मर्स का लागत होता है, इनपुट लागत होता है, उससे 50% ज़्यादा देकर गवर्नमेंट उनसे वो प्रोडक्ट को खरीदता है, या फिर कोई भी खरीदे उस प्राइस पे खरीदना लाजमी होता है। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि फार्मर्स अपने कंडीशन से बाहर निकले, उनको कॉस्ट कॉम्पिटिटिव किया जाए, प्रॉफिटेबल किया जाए उनके प्रोडक्ट्स को, इतना तो मिनिमम सपोर्ट उनको देना पड़ेगा, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसीलिए इसका नाम है। एंड स्वामीनाथन कमिटी हैड टॉक्ड अबाउट 3 टाइप ऑफ कॉस्ट ऑफ लेवल्स इन इनपुट लेवल पे फार्मर्स के 3 टाइप के कॉस्ट होते हैं, दैट इज A2 में जो भी कैश एक्सपेंडिचर होता है उनको इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि सीड्स, मैन्योर, केमिकल्स, लेबर कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट, इरिगेशन कॉस्ट, ये सब जो कि फार्मर्स के पॉकेट से डायरेक्टली जाता है टू द मार्केट, इसे इंक्लूड किया गया था। एंड FL, फैमिली लेबर, आपको पता है फार्मर के फैमिली में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं, फार्मिंग में वुमेन भी हो जाए वो भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ लेबर इंक्लूड किया गया था इस FL में। एंड तीसरा है C2 में लैंड रेंट,
एंड द कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द मनी टेकन, जो भी फार्मर लेता है लोन अपना उपजाऊ करने के लिए, अपना फसल करने के लिए, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट उसको देना पड़ता है साल में, तो उसको भी इंक्लूड किया जाता है C2 में, एडेड विथ A2 एंड FL। तो अगर C2 के ऊपर 50% हम इंक्रीज करके MSP को लागू करें, देन दैट विल बी ए आइडियल MSP। तो लेकिन अभी जो हाल ही में गवर्नमेंट का जो इकाई है कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, जो कि MSP डिसाइड करता है, वो सिर्फ A2 एंड FL को इंक्लूड करता है, C2 को इसमें एक्सक्लूड करता है, इंक्लूड नहीं करता है, टू डिटरमाइन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सो इसीलिए जो भी हमारे फार्मर्स डिमांड करते हैं MSP, उससे बहुत कम मिलता है उनको अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, क्योंकि फार्मर्स चाहते हैं कि उनको C2 के ऊपर 50% मिले, लेकिन गवर्नमेंट उनको A2 प्लस FL के ऊपर देता है 50%। तो ये आज भी उतना ही रिलेवेंट केस है फार्मर्स के लिए एंड ऑल्सो पॉलिसी मेकिंग के लिए कि फार्मर्स को कितना MSP देना चाहिए एंड कितना नहीं देना चाहिए। आप मुझे बोलिए ये रिलेवेंट है या नहीं। तो आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ों के ऊपर भी नज़र डाल देते हैं। तो इस रिपोर्ट में क्रेडिट एंड इंश्योरेंस के ऊपर भी कुछ सजेशंस दिए गए थे, जैसे कि फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम टू रीच रियली पुअर एंड नीडी टू कवर द एंटायर कंट्री एंड ऑल कप्स, क्योंकि हमारे इंडिया में सबको क्रेडिट मिलता ही नहीं है। आपको एक मजाकिया बात बताता हूँ कि हमारे जो ये हमेशा स्टैंड अप कॉमेडीज में लोग बोलते हैं कि 12% में एजुकेशनल लोन मिल जाता है, लेकिन 8% में कार लोन मिलता है। तो नीडी पीपुल को कभी लोन अच्छे से मिलता ही नहीं है, क्रेडिट मिलता ही नहीं है। तो इसीलिए एक रूरल इंश्योरेंस डेवलपमेंट फंड भी बनाया जाए, जो कि रूरल एरियाज में इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सके। एंड क्रॉप लोन को 4% सिंपल इंटरेस्ट में रखा जाए एंड विथ गवर्नमेंट सपोर्ट। एक एग्रीकल्चरल रिस्क फंड बनाया जाए, जो कि कभी नेचुरल कैलामिटीज आ जाए तो फार्मर्स को हेल्प करे। एंड किसान क्रेडिट कार्ड वुमन को भी प्रोवाइड किया जाए एंड उसके लिए कोलेटरल रखा जाए। जॉइंट पट्टाज उनके फैमिलीज में जो पट्टाज होता है उसको यूज किया जाए। एंड डेवलप ए इंटीग्रेटेड क्रेडिट कम क्रॉप लाइफ स्टॉक ह्यूमन हेल्थ इंश्योरेंस पैकेज। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे सजेशंस थे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, फिनेंशियल सर्विस को डेवलप करने के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को डेवलप करने के लिए। एंड आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ और सजेशंस, जैसे कि फूड सिक्योरिटी में इंडिया में सबको टोटल सब्सिडी मिल पाए, पूरा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 1% सब्सिडी में ही जाए। एंड also suggested establishment of community food and water banks operated by women self-help groups and the principle of store grain and water everywhere, इसे तो implement किया नहीं गया है। Formulate a national food guarantee act एंड एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ये दोनों इंप्लीमेंट किया गया है फूड सिक्योरिटी एक्ट एंड MGNREGA में। बायो रिसोर्स में सजेस्ट किया गया है ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ एक्सेस टू बायोडाइवर्सिटी लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट में, जैसे कि मेडिसिनल प्लांट्स हो जाए, गम्स, रेजिन्स, ऑयल लेंडिंग प्लांट्स, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फार्मर्स यूज कर पाए एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाए इजीली। जो ब्रीड्स होते हैं इंडिजिनियस ब्रीड्स को इंपोर्ट कर पाए या फिर एक्सपोर्ट कर पाए। एंड ये सब रेस्ट्रिक्शंस अगर ना हो फार्मर्स के लिए तो बहुत अच्छा होगा। तो ये सब सजेशंस थे। तो आगे चल के देखते हैं और कुछ सजेशंस, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट, क्रिएट प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड सेकंड, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि हम इनकरेज कर सकते हैं नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि ट्रेड, रेस्टोरेंट, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, ये सब को अगर इस सब में लोग ज़्यादा जाएंगे तो फार्मर्स पर हेड इनकम ज़्यादा होगा। तो नेट इनटेक होम जो होता है वो एक सिविल सर्वेंट के जैसा हो सकता है, ये इस रिपोर्ट में सजेस्ट किया गया था। इरिगेशन में भी बहुत सारे सजेशंस दिए गए थे, जैसे मिलियन वेल रिचार्ज किया जाए, ये प्रोग्राम इनिशिएट किया जाए, स्पेशली टू टारगेट प्राइवेट वेल शुड बी लॉन्च्ड, सब्सटेंशियल इंक्रीज किया जाए इन द इन्वेस्टमेंट ऑफ द इरिगेशन सेक्टर। हमारा जो लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम है उसको तो बंद कर दिया गया है, उसका लूला लंगड़ा बन गया है वो लिफ्ट इरिगेशन डिपार्टमेंट। एंड न्यू स्कीम्स फॉर ग्राउंड वाटर रिचार्ज, वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये सब प्लान्स थे, इस सजेशंस थे इस रिपोर्ट में। तो आगे चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि फार्मर सुसाइड रिलेटेड है वो देख लेते हैं एक बार।
इस रिपोर्ट में फार्मर सुइसाइड प्रॉब्लम को प्रायोरिटी सेक्टर में रखा गया था एंड कुछ सजेशंस दिए गए थे, जैसे कि पहला है अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस एंड रिवाइटलाइज द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को प्रायोरिटी सेक्टर में सुइसाइडल हॉटस्पॉट लोकेशंस जो होते हैं जहाँ पे ज़्यादा सुइसाइड्स हो रहे हैं वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए। ओल्ड एज सपोर्ट दिया जाए, हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाए। स्टेट लेवल फार्मर्स कमीशन बनाया जाए जो कि फार्मर्स रिप्रेजेंटेटिव रहे उनमें। ऑल टाइप के क्रॉप्स को इंश्योरेंस के एम्बियंट में लिया जाए एंड इनको ब्लॉक लेवल पे एक्सेस ना करके विलेज लेवल पे एक्सेप्ट किया जाए कि एक्चुअली में इंश्योरेंस पाना चाहिए या नहीं चाहिए। डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, जो ग्राम स्वराज होता है, पानी पंचायत होते हैं, उनको डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए। एंड जो क्वालिटी सीड्स हैं, अनदर इनपुट्स हैं, वो अफोर्डेबल कॉस्ट में, राइट टाइम में, राइट प्लेस में मिल जाए लोगों को। एंड एवरी विलेज शुड हैव ए विलेज नॉलेज सेंटर, ज्ञान चौपाल बोला जाता है उसको। एंड इससे आइडेंटिफाई हो सकता है अर्ली साइंस ऑफ सुइसाइडल बिहेवियर, हम रोक सकते हैं लोगों को सुइसाइड करने से। तो ये सारे सजेशंस थे इस रिपोर्ट में, बहुत अच्छे थे। इनको कुछ कुछ इम्प्लीमेंट किया गया है, कुछ कुछ नहीं किया गया है। तो आप ही डिसाइड करेंगे क्या इम्प्लीमेंट किया गया है, किस स्टेट में किया गया है, सेंट्रली क्या किया गया है। एंड हम आगे चलते हैं हमारे कंक्लूजन की तरफ। तो अगर गवर्नमेंट को एग्रीरियन क्राइसिस से जूझना है, उससे मतलब लोगों को बाहर निकालना है, तो प्रोएक्टिव पॉलिसी मेकिंग करना पड़ेगा। अगर हम एग्रेरियन क्राइसिस को मिटाना चाहते हैं तो पार्शियल सोल्यूशन से तो काम नहीं चलेगा। कभी एमएसपी राइज कर दिए, कभी इनकम सपोर्ट दे दिए, ये सब स्कीम से काम नहीं चलेगा। एंड लोन वेवर तो कभी भी एक सोल्यूशन नहीं था, क्योंकि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है एंड आरबीआई को बहुत प्रॉब्लम होता है लोन वेवर से। एंड अगर हम चाहते हैं कि एक्चुअली फार्मर्स को कुछ बेनिफिट हो, तो डाटा से काम करना चाहिए एंड डाटा को रिलीज करना चाहिए। जो भी एग्रेरियन डाटाज हैं उसको रिलीज करना चाहिए एंड उनसे बात करना चाहिए। अभी कुछ बिल्स आए हैं जो कि थोड़े कंट्रोवर्शियल हैं, उनमें क्या सही है क्या गलत है वो 2-3 साल के बाद ही पता चलेगा। तो इसके साथ मैं अपना एनालिसिस एंड करता हूं यहाँ पे। आपको कैसा लगा ये एनालिसिस ज़रूर बताइएगा, क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा एंड हमें कोई भी शिकायत है, कोई भी सजेशन है तो वो भी अपने कमेंट थ्रेड में बताइएगा। तो चलते हैं हम अपने एंड की तरफ। दीज आर सम रिसोर्सेस ऑफ पीटी, प्लीज डू रेफर देम। सीए विथ पीटी, सिविल तपस्या, पीटी गुरुकुल, ये सब बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। दिस विल हेल्प यू ट्रेमेंडसली इन योर एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग द लेक्चर। गॉड ब्लेस यू।